25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी है और हमारे साथ इसमें बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पद्म भूषण राम बहादुर राय जी, जिन्होंने कि आपातकाल को अपनी आंखों से देखा और बहुत सारे उनके संस्मरण हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या था आपातकाल का समय और किस तरीके से तत्कालीन सरकार ने लोगों के साथ ज्यादतियां की थी। जी सर, आपातकाल इमरजेंसी 25 जून की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब के दस्तखत से वो माना जाता है कि वो इमरजेंसी शुरू हो गई। उसकी घोषणा हुई 26 जून 1975 की सुबह, क्योंकि संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति के दस्तखत मात्र से इमरजेंसी को माना नहीं जाएगा जब तक कि मंत्रिमंडल की उस पर मंजूरी न हो। मंजूरी अगले दिन ली गई, लेकिन 25 जून को जब राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया तो सबसे पहले 2 कार्रवाइयाँ हुई। जेपी सहित बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। करीब 250 प्रमुख लोग, बड़े नेता रात को 25 जून की रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद से गिरफ्तार किए जाने लगे, जिसमें जेपी स्वयं थे। उस समय जेपी दिल्ली में थे और रामलीला मैदान में उनकी 25 जून को सभा थी। सभा से वो थके मादे आए थे तो पुलिस 12 बजे पहुंच गई। गांधी पीस फाउंडेशन के उस समय के जो सेक्रेटरी थे राधाकृष्ण जी, पुलिस को कहते रहे कि आप उनको थोड़ा आराम, नींद में है, आराम करने दीजिए, लेकिन उनको नींद से जगा करके गिरफ्तार किया गया। जब चंद्रशेखर जी को ये बात मालूम हुई कि जेपी अरेस्ट हो रहा है तो उन्होंने टैक्सी मंगवाई। 3 साउथ हेवनों में रहते थे और वे गांधी पीस फाउंडेशन आए। वहाँ उन्होंने देखा कि पुलिस की जीप में जेपी को बैठा दिया गया है, तो उसके पीछे पीछे उन्होंने अपनी टैक्सी लगवाई, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गए और जब वो उससे निकल रहे थे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई। एक दहशत का माहौल था, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि इमरजेंसी लगाई जाएगी और इमरजेंसी लगाए जाने की कोई परिस्थिति नहीं थी। इमरजेंसी के तो सिर्फ इसलिए लगाई गई क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 12 जून को उनकी का जो चुनाव था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। अपने फैसले में कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है, शासन के तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और गलत तथ्य भी दिए गए हैं। खास करके यशपाल कपूर के बारे में वो टिप्पणी थी, जो प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे। अब उस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को 20 जून को रिव्यू पिटीशन डाला गया। 24 जून को उस पर फैसला आया। वीआर कृष्ण अय्यर वेकेशन जज थे, उन्होंने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं मिली। तो उस फैसले के बाद प्रधानमंत्री के सामने 2 रास्ते थे। एक लोकतांत्रिक रास्ता था जिसमें कांग्रेस अपना नया नेता चुनती, उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया और देश पर अपनी कुर्सी, अपना प्रधानमंत्री पद बचाने के लिए उन्होंने तानाशाही थोप दी। अब एक जब झूठी कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको डिफेंड करने के लिए सैकड़ों झूठी हरकतें करनी पड़ती हैं और वही इंदिरा गांधी ने किया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, देश भर में हुए। प्रधानमंत्री निवास से जायज नाजायज
ज़्यादातर नाजायज आदेश दिए जाते थे कि इनको गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार करें, और प्रधानमंत्री निवास में ही किन्हें गिरफ्तार करना है इसकी सूची संजय गांधी और बंसीलाल और कुछ लोग मिल करके बनाते थे। जब इमरजेंसी 5-6 महीने तक तो बहुत दहशत का वातावरण था। 5-6 महीने बाद लोगों को लगा कि इसका प्रतिरोध करना चाहिए, तो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वर्किंग शुरू हुई, प्रतिरोध की घटनाएं होने लगी, और जैसा कि आज़ादी के आंदोलन में हुआ था वैसा पैसिव रेसिस्टेंस की घटनाएं बड़े पैमाने पर होने लगी। और उन घटनाओं और इंदिरा गांधी का जो एक हायरार्की सिस्टम था उसको संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन और दूसरे संगठन जो कि इमरजेंसी के दौरान अंडरग्राउंड मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपने नेटवर्किंग से उसको तोड़ भी दिया। परिणाम ये हुआ कि जनवरी 18 को इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कराई, 18 जनवरी 1977। अब कुछ लोगों को लगता है कि इमरजेंसी 18 महीने थी, कुछ लोगों को लगता है कि इमरजेंसी 21 महीने थी। वास्तव में इमरजेंसी 21 महीने थी। घोषणा भी इमरजेंसी में हुई थी, चुनाव भी इमरजेंसी में हुआ। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जनता उनको हरा देगी, सफाया कर देगी। उनको अगर ये उम्मीद होती तो शायद इमरजेंसी कुछ दिनों तक और चलाई जाती। उनको ये ख्याल था कि इमरजेंसी में चुनाव कराने से विपक्ष को न कार्यकर्ता मिलेगा, न उम्मीदवार मिलेगा, न कोई पैसा देगा, तो हमारे पास तो पैसा भी है, साधन भी है, सरकार भी है, और हम चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी कहती कि जनता ने हमारे फैसले पर मोहर लगा दी, लेकिन उनकी आशा के विपरीत स्वयं चुनाव हारी, उनका बेटा चुनाव हारा, और उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 8 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। मध्य प्रदेश में एक आदमी जीता, संभवतः गुजरात में भी कोई एक आदमी जीता या नहीं जीता। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थी, 85 कांग्रेस हार गई। 54 बिहार में थी, 54 हार गए। तो सर जो इमरजेंसी हटाने का जो डिसीजन था वो नई सरकार ने उसने लिया, कैसे हटी इमरजेंसी? 23 मार्च को इंदिरा गांधी, 20 मार्च को रिजल्ट आया है, तो उसके 2-1 दिन बाद सदमे से उबरने के बाद इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, क्योंकि उनको इस्तीफा देना था। तो जिस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, उससे थोड़ी देर पहले उसी मंत्रिमंडल ने इमरजेंसी हटाने की सिफारिश की। इसलिए 23 मार्च को इमरजेंसी हटाई गई है। और ये उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आ गई। इमरजेंसी के दौरान जितनी ज्यादतियां हुई लोगों पर, उसकी एक बहुत लंबी कहानी है, दर्दनाक कहानी है। और इमरजेंसी की जो ज्यादतियां हुई उसके लिए जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया। उस जांच आयोग ने 3 हिस्से में अपनी रिपोर्ट दी है। जो पहला हिस्सा है, उस हिस्से में मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जब 12 जून से 25 जून तक प्रधानमंत्री निवास में जो कुछ होता रहा, उसका जो विवरण है वो आँख खोलने वाला है। 12 जून वह तारीख है 1975 की, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आया। 25 जून वो तारीख है जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई। शाह आयोग के सामने ही
पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने बताया है कि 25 जून को जब हम लोग राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे तो इंदिरा गांधी ने मुझसे पूछा कि सिद्धार्थ ये बताओ, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए बगैर इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आप समझ दीजिए, फिर मैं सलाह देता हूँ। तो प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने मेमोयर में इमरजेंसी के लिए सिद्धार्थ शंकर रे को दोषी ठहराया। कुछ और विद्वान लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी है इमरजेंसी पर, तो जैसे इतिहासकार विपिन चंद्रा हैं, और भी कई लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के लिए जेपी को दोषी ठहराया। मेरा जो अध्ययन है, इमरजेंसी का जो अनुभव है और उसके बाद के घटनाओं को हमने जितना जाना समझा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो कारण इमरजेंसी के बताए जाते हैं वे कारण वास्तव में नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है। मान लीजिए अगर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी को राहत दे देता तो इमरजेंसी नहीं होती। जेपी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन का मैं एक कार्यकर्ता था। मैं जानता हूं कि उस आंदोलन में इतना प्रबल प्रवाह नहीं था कि इंदिरा गांधी की कुर्सी बहाल ले जाती। आंदोलन था, आंदोलन को जनता का समर्थन भी था, लेकिन वो आंदोलन कोई आंधी तूफान लेकर नहीं आया था। उसी तरह से कांग्रेस के अंदर एक कारण बताया जाता है कि कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी को चुनौती थी, इसमें दो राय नहीं। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा, महाराष्ट्र में वीपी नायक, और ये बिहार में अब्दुल गफूर, ये लोग थे जो इंदिरा गांधी के लिए सिरदर्द थे, पर चुनौती नहीं थी। इनके कारण इमरजेंसी नहीं लगी। फिर उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऐसा नहीं था, कानून व्यवस्था ऐसी खराब नहीं हो गई थी कि इमरजेंसी की जरूरत पड़ती। अशांति की कोई ऐसे के लक्षण नहीं थे। शाह आयोग ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की 3 महीने की रिपोर्ट कोट की है अपनी रिपोर्ट, और कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अप्रैल से जून तक का जो विवरण भेजा है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, उसमें लिखा है कि सुधार हो रहा। तो अगर इंदिरा गांधी की खुफिया एजेंसी या भारत सरकार की खुफिया एजेंसी इंटरनल मामले में आईबी यह कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधर रहा है, तो अशांति का कारण क्या था? यानी इंदिरा गांधी ने इस देश के साथ छल किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अप्रैल से जून तक का जो विवरण भेजा है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, उसमें लिखा है कि सुधार हो रहा। तो अगर इंदिरा गांधी की खुफिया एजेंसी या भारत सरकार की खुफिया एजेंसी इंटरनल मामले में आईबी यह कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधर रहा है, तो अशांति का कारण क्या था? यानी इंदिरा गांधी ने इस देश के साथ छल किया। और जनता पार्टी के नेता आपस में झगड़ते नहीं, तो इंदिरा गांधी का उसी तरह से ट्रायल होना चाहिए था, उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था जैसे न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ। सर, जैसे बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही, तो अटल आडवाणी, इन लोगों की गिरफ्तारियां उनकी कैसे हुई, कहाँ उनको पकड़ा गया? वो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मधु दंडवते और श्याम नंदन मिश्र पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में बेंगलुरु गए थे, वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई। और आडवाणी जी वगैरह इनकी मैंने बताया ना कि आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मधु दंडवते, श्याम नंदन मिश्र, 4 का एक संसदीय डेलीगेशन गया हुआ था बेंगलुरु में। बेंगलुरु के एमएलए हॉस्टल में वो लोग ठहरे थे। 26 जून की सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई।
सर आप साथ आपको भी जैसे उस टाइम आंदोलन में आप शामिल थे, तो आपको पकड़ने के लिए कुछ आपको भी कुछ प्रयास करना पड़ा बचने के लिए? नहीं, किस तरह प्रयास से? मैं बताता हूँ। मैं 25 जून को हमारी कानपुर देहात में सभा थी। 26 जून की सुबह मैं वहीं था, तो मालूम पड़ा कि इमरजेंसी की घोषणा हुई है। फिर मैं पटना गया, पटना हमारा केंद्र था। पटना में मुझे सलाह दी गई कि आप जहाँ बच सकते हैं वहाँ चले जाइए। तो मैं बनारस 30 जून को पहुँचा। वहाँ कांग्रेस के लोगों ने, यानी कांग्रेस के जो लोकसभा मेंबर थे सुधाकर पांडे, उन्होंने पुलिस, मैं एक सड़क पार कर रहा था, उन लोगों ने देखा। 30 जून को ही मैं बनारस में अरेस्ट हो गया। आप उस समय विद्यार्थी परिषद में थे, किस में थे उस समय? विद्यार्थी परिषद में मैं था, जेपी आंदोलन का कार्यकर्ता था। विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय सचिव की मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं फिर 16 महीने इमरजेंसी में जेल में था। पहले जिला जेल में था, बाद में सेंट्रल जेल में था, शिवपुर में। तो सर जब इमरजेंसी हट गई तभी सब लोगों को छोड़ा गया है, बीच बीच में भी जमानतें मिलती हैं इन लोगों को, ऐसा भी कुछ हुआ? DIR में जो लोग बंद थे, जैसे मैं DIR में बंद था, तो हमको RSS के संघ के लोगों ने हमारी जमानत करा ली और मीसा का कहा जेल में पहुंचे उससे पहले जेल से बाहर कर दिया। तो मैं 3-4 महीने अंडरग्राउंड वर्किंग में भी था, नवंबर से लेकर के और चुनाव तक की घोषणा तक। चुनाव की घोषणा के बाद फिर अंडरग्राउंड वर्किंग की जरूरत नहीं थी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2.5-3 महीने मैं दिल्ली में भी आया था, बहुत नेताओं से मैं भेंट हुई।